नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम सभी जुड़े हुए हैं सीडीपी के सिद्धांत को लेकर, जो कि सिद्धांतों के बारे में जिसे जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की, कोहलर वर्ग के बारे में, यानी कि कोहलर वर्ग या कोहल वर्ग भी कहीं बोला जाता है, उससे कंफ्यूज ना हो। आपको कोहल वर्ग के नाम से भी जानकर क्वेश्चन कर सकते हैं। आज जो कि यह टॉपिक ऐसा है जो सीटेट, टेट, बीएड और डीएलएड और आपके किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आपके सीडीपी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ उसके लिए आपको इससे लाभ मिल सकता है। तो जीन पियाजे जी हैं, लेवाइगोत्स्की हैं, कोहल वर्ग हैं, इन सिद्धांतों के बारे में आज हम सभी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ेंगे, समझेंगे और इनसे कैसे प्रश्न बनेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब इसमें टॉपिक है, इसमें क्या है, पहला जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि जनक या रहे क्या नहीं विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि जो जीन पियाजे जी हैं यह विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो जीन पियाजे जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1886 यानी 1886 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। यानी इससे अभी पता चलता है यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। अब इसमें देखिए, इसी में पॉइंट है, दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। यह दार्शनिक थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे कौन थे, तो ये बता सकते हैं। अब इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक है इनका द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी 1923 में, यानी 1923 में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके जीन पियाजे जी हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं पॉइंट में, क्या संज्ञान, यानी कि संज्ञान शब्द किसने बोला, कि संज्ञान शब्द इन्होंने ही, जीन पियाजे ने ही बोला। अब संज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। कहने का मतलब संज्ञान शब्द वही है कि प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो भी वातावरण से सीखते हैं, यानी वो अपने संज्ञान के अंतर्गत लेते हैं, वही चीज़ क्या है, संज्ञान है। इसी में अगला शब्द है, इसमें पॉइंट है संज्ञान विकास। संज्ञान विकास क्या होता है कि शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यहाँ पे नोट करेंगे, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है यह, यानी कि संज्ञान विकास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे जीवन पर्यंत जरूर कर लें आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने यानी कि जीन पियाजे का सिद्धांत 4 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है, आपके डीएलएड में हो, बीएड में हो, आपके सीटेट या टेट में। सीटेट इस टाइम वर्तमान में आपकी परीक्षा है आगे, तो उसमें यह महत्वपूर्ण और बन जाता है। यानी 4 भाग जो इन्होंने बांटा, अब इसको कैसे क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पहला इसमें है संवेदी गामक अवस्था, यानी इसको अंग्रेजी में सेंसर मोटर भी कहा जाता है। इसकी अवस्था कार्यकाल क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। बार बार क्वेश्चन, यानी कि 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। अमूमन देखे होंगे आप अपने आसपास जो भी बच्चे हों या आपके घर के जो बच्चे हों, यानी कि उस समय क्या होते हैं, वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे क्या है, तभी तो बोलते हैं। अब धीरे धीरे वो जब बोलने लायक 2-2.5 साल के बाद होते हैं तो बोलते हैं, किसी चीज़ में अच्छा लगे तो कहें अम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी चीज़ों को जो देखते हैं कहते बहुत अच्छा है, मुझे वो दिला दो, ये सब चीज़ें उसमें बोलते हैं वो सब बच्चे। और जो उनको मतलब खुशबू की बात हो, चाहे ये जो कुछ भी इसमें स्वाद के माध्यम से कैसा लग रहा है, मीठा या खट्टा, ये सब बताते हैं धीरे धीरे वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। इसी उम्र में वह इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। अब इंद्रियां जो मान लीजिए कि आपके कान, आँख, जो भी ये सब चीज़ों का प्रयोग करने लगता है धीरे धीरे वो। नेक्स्ट क्या है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। देखते हैं आप कि अपने घर वालों के पास अगर कोई घर वाले कोई उनको बुलाते हैं तो तुरंत उनको क्या करते हैं, उनके पास चले जाते हैं मुस्कुरा के। अगर कोई अपरिचित आदमी उनको बुलाता है, बेटा आओ मेरे पास, तो क्या करता है, वो मना कर देता है और तुरंत अपने जिसके पास वो रहता है उनके साथ वो लिपट जाता है। आप स्थिति ये देखे होंगे। अब देखिए इसमें गामक क्रियाएं क्या क्या हैं। अब गामक शब्द आया ना कि
आपके संवेदी गामक अवस्था। तो गामक क्या होता है कि पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सब क्या है, गामक अवस्था है। अब यानी कि एक जब तक हम पॉइंट वाइज नहीं जानेंगे तब तक इसके बारे में नहीं समझ सकते। यानी गामक अवस्था क्या है, यानी जो क्रियाएं हैं, पकड़ना, खेलना, लिखना। दूसरा पॉइंट है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि यह 2 से 7 वर्ष तक की इसकी कार्यकाल रहते हैं। इसकी जो आयु है 2 से 7 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा कि खिलौने की आयु इसी अवस्था में कहा जाता है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। तो मान लीजिए कि उसमें ऑप्शन रहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो उसमें आप टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब 2 से 7 वर्ष का है तो भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कैसे क्या देखते हैं आप कि किसी भी चीज़ को अब बोलने लगता है कि मुझे पानी चाहिए, चाहे जो भी चीज़ें बोलना है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो बोलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। अब देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे वो अब अपने पैरों पे अच्छे से चलने लगता है, बातचीत करने लगता है। तो अब सोचता है कि थोड़ा सा मैं भी एक समाज धीरे धीरे बनाऊँ, तो अपने क्या करना था, अपने अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनके साथ के बच्चों के खेलने लगता है। अब देखिए इस समय शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, प्रतीकात्मक सोच पाया जाता है। यानी प्रतीक संबंधी जो कुछ भी ये शब्दों का धीरे धीरे वो अपने आप को बढ़ा रहा है कि कैसे मैं अब इस परिवेश में रह सकूं। अब वो क्या करने लगता है, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होता है। यानी कि अब जो वस्तु है उसके मेमोरी पावर, यानी कि अब वो चीज़ें क्या होने लगती हैं, कंठस्थ होने लगते हैं, अस्थायित्व प्रदान होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। कहने का मतलब इसी अवस्था में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही, यानी जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, जो निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है कि क्या चीज़ें, जैसे देखते हैं गुड्डा वगैरह जो भी उसके बारे में बोलने लगता है, मेरे बाबू है, इसे ये मेरे पास सोएगा, इसको मारो नहीं, ये सब चीज़ें बात करने लगे। यानी कि उसे सजीव चिंतन करता है वो, तभी ये सब चीज़ें बात करते हैं। अब देखिए इसको क्या कहा जाता कि जीववाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि जीववाद इस निम्न में से क्या है, उसमें ऑप्शन रहता है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने की प्रक्रिया ही जीववाद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाया जाता है। यानी कहने का मतलब जो यानी कि बड़े करेंगे उस छोटे करेंगे, यानी कि अवस्था अनुकरणशीलता के अवस्था के अनुरूप है, यानी कि अनुकरणशीलता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। कहने का मतलब आप देखेंगे कि अगर 4 बच्चे खड़े हैं, अगर उसमें से ऐसा सारे बच्चे होंगे कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे गार्जियन जो हैं, जो मेरे साथ के हैं, वो मेरे तरफ मुड़े, मेरे से जुड़े, यानी कि वो चीज़ें। और फिर से कोई सामान लिया हुआ है तो सामान अगर मांगेंगे, बेटा थोड़ा सा हमें दे दो, खेल लें हम इसे, हमें दे दो, हमें ज़रूरत है, तो तुरंत कहता है क्या, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। यानी ये सब प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत, यानी 2 से 7 वर्ष की प्रक्रिया में सम्मिलित है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी तीसरा जो है इसमें 7 से 11 वर्ष, यानी चिंतन और तर्क शुरू होता है। इस समय क्या होता है, जो मूर्त चीज़ें हैं, यानी कि जो उसमें वो देखने लगता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, अब उस पर क्या करता है, चिंतन करता है, तर्क करता है, शुरू होता है। क्वेश्चन पूछा जाए किस अवस्था में आपके चिंतन और तर्क शुरू होता है बालकों के, यानी बालक की किस अवस्था में चिंतन और तर्क शुरू होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसमें दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने लगता है। देखेंगे आप कि उनके बच्चों के यानी कि जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, यानी कि इस जो 7 से 11 वर्ष की बात करें तो यानी सेकेंड क्लास की बात करें, यानी कि वो दूसरे क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं सिलेबस में उनके मैथ में, कि दिन, तारीख, समय, महीना आदि चीज़ें बताने लगते हैं। क्वेश्चन भी उनसे पूछे जाने लगते हैं मैथ में, यानी कि ये सब चीज़ें वो बताने भी लगता है। अब देखिए इस अवस्था में आकार, भार, क्रम, सही अनुपात का अंतर आदि को समझने लगता है। जब वो देखिए अब धीरे धीरे अवस्था, यानी कि आकार, भार, क्रम, सही अनुपात का अंतर आदि को समझने लगता है। कहने का मतलब क्वेश्चन अगर आता है कि किस अवस्था में कि आकार, भार, क्रम के बारे में बालक जानने लगता है,
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो उम्र कितनी तक की रहती है? 7 से 11 वर्ष। अब आते हैं मूर्त चिंतन का प्रारंभ, यानी जो चीज़ें वो देखता है उसके बारे में क्या करने लगता है? चिंता करने लगता है। चिंता नहीं, सॉरी, यानी चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंतन करना लगता है, मनन करने लगता है, उसके बारे में विचार करने लगते हैं, यानी समस्या का समाधान के बारे में सोचने लगता है। आगे बढ़ेंगे इसमें, यानी कि चौथा इसमें आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कितने साल, मतलब कितने साल तक होती है? 11 से 18 वर्ष, यानी कि कहीं कहीं देखेंगे कि 11 से 14 वर्ष भी दिया रहता है, तो आप यह कन्फ्यूज ना, ऑप्शन अगर 11 से 18 वर्ष है तो उसको टिक करेंगे, नहीं तो 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था क्या कहलाएगी? मूर्त के साथ साथ स्मरण, मनन, अमूर्त चिंतन करता है। कहने का मतलब क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसने मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है। अब इसमें क्या करता है? मूर्त चिंतन तो करता ही है, इसमें अमूर्त चिंतन भी करता है। जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उसके, यानी कि वो उसके बारे में भी, जो दिखता नहीं है उसके बारे में, वो चीज़ें इमेजिनरी, वो काल्पनिक वो चीज़ें उसके बारे में सोचने लगता है। जो भी देखेंगे गाने वगैरह बनाए गए हैं फिल्मों में, यानी फरमाए गए हैं, जो लगता है वो ख्वाबों की दुनिया को बारे में सोचने लगता है। आगे यानी स्मरण करता है, मनन करता है, अमूर्त चिंतन करता है। इसी काल में वह कार्य में अंतर समझता है, यानी कि कौन सा कार्य कैसे है इसके बारे में वो अंतर समझने लगता है, यानी कि वो तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सके तार्किक चिंतन की अवस्था कौन से अवस्था के नाम से जानी जाती है, तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जब जान लीजिए कि आप अमूर्त चिंतन करेंगे तो इसके अंतर्गत है ये कि परिकल्पनात्मक चिंतन होगा ही, साथ में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि इसमें मानसिक योग्यता 100% विकसित हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें वो बच्चा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ के बारे में जानता है। तभी तो 18 वर्ष जो उम्र है आपके वयस्क होने के, जो आप वोट देने का, मतदान देने का, इसमें आप कौन अच्छा है कौन बुरा है सब कुछ इसके बारे में वो जान सकता है। यानी इस अवस्था में वो, तभी तो वोटिंग किसको करना है, मतदान किसको देना है, इसके बारे में वो जानता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नोट में है कि जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है, यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि जीन पियाजे किस पर बल देते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर, और इस टाइम की वर्तमान शिक्षा कौन सी है, तो बाल केंद्रित शिक्षा ही है। नेक्स्ट इसमें एक शब्द है स्कीमा। स्कीमा शब्द बार आया हुआ है कि स्कीमा क्या होता है, तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। कहने का मतलब जो कुछ भी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में वो जो संगठित होता है और उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसे दूसरे को बताते हैं, वो या चाहे वातावरण द्वारा जो कुछ भी सीखते हैं उसको दूसरे के आप ज़रूरत के हिसाब से बताएंगे, वो स्कीमा के अंतर्गत है। अब देखिएगा कुछ कथन है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। कहने का मतलब इन्होंने, पियाजे ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने 0 से 2 वर्ष जो भी वर्षों में बांटा हुआ है, यानी कि 2 से आपके 7 वर्ष, चाहे जो भी कुछ उम्र के हिसाब से, इसीलिए उन्होंने कथन बोला कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। अब देखिए इसमें पॉइंट है, कई बार पूछा हुआ है कि जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है। अब यहाँ से तुलनात्मक बात करें तो वाइगोत्स्की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वाइगोत्स्की ने बोला है क्या कि उनका सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। दूसरा सिद्धांत है इसमें लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत, यानी इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की है। अब देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के हैं। अब इसमें यानी कि जर्नी, कभी इनकी जर्नी जो थी कब से कब तक रही, यानी कि यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह 1896 से 1934 तक इनकी जर्नी रही। अब इनके मुख्य कार्य क्या रहे, तो विकास मनोविज्ञान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास मनोविज्ञान पे कौन मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया, तो वाइगोत्स्की ने कार्य किया। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा भी है, यहाँ पे पूछा भी है कि वाइगोत्स्की, यानी जो कथन है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन्होंने माना कि समाज और संस्कृति के द्वारा ही बच्चे के विकास संभव है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। उसी पॉइंट से निकल के आया है कि बच्चे का विकास किससे होता है, समाज के द्वारा। एक पॉइंट में उन्होंने माना क्या, समाज और सांस्कृतिक, और इसमें क्या माना, समाज को माना। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। अभी हम लोग
पियाजे के पढ़े क्या कि वो निर्मितवाद की बात करते हैं, और इन्होंने क्या कहा, सामाजिक निर्मितवाद है, यानी कि निर्मितवाद उसमें बस उम्र के हिसाब से बात कहा, और इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद कहा। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे इसमें आगे कि सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार है कि इसमें जो शिक्षक के अलावा, शिक्षक तो है ही है, लेकिन सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखेंगे सारे पॉइंट इनके समाज और सांस्कृतिक पे पूरी टिकी हुई है। आगे पॉइंट एक और हो जाता है इनका, हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। कहने का मतलब वही, जब सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करेंगे तो स्वयं के विकास जो है वो दूसरे के द्वारा, इसी से वो लिया गया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइगोत्स्की सिद्धांत और किस अन्य नाम से जाना जाता है, या पूछ दे कि भाषा सिद्धांत किसका है तो वाइगोत्स्की का है, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है तो वाइगोत्स्की का है, अधिगम सिद्धांत किसका है तो वाइगोत्स्की का है। सब अन्य नाम भी इसके हैं। सामाजिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD क्या होता है अभी आगे बताया जाएगा, जो कि यह सिद्धांत इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके वाइगोत्स्की के अनुसार है। नेक्स्ट है इसमें नोट में कि वाइगोत्स्की के जो कथन हैं इस बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। कहने का मतलब बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। देखते हैं कोई बच्चा बहुत तेज होता है बोलने चालने में, उनकी जो निखरता है, जो बात करने की शैली है, सबकी अलग अलग होती है। वहाँ से ये बात तो सही है, यानी वाइगोत्स्की कथन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। कहने का मतलब देखेंगे आप कि जब वो एक क्लास में पढ़ने लगते हैं तब उनकी धीरे धीरे जो कार्यशैली है, जो बात करने की जो उनकी जो कला है, सब कुछ क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे एक होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने असमर्थ हो जाए तब उसकी सहायता करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे पे छेड़छाड़ नहीं की, मतलब आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप, जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े तब तक उसकी सहायता ना करें। देखेंगे कि एक कथन भी है कि अगर दही जमने के लिए रख दिया जाए तो उसको बार बार देखेंगे तो दही जमेगा नहीं जमेगा। इसलिए आप उसी तरह से बच्चे की मतलब ट्रीट करेंगे कि उसे बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं करने दीजिए। जब वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे सहायता मांगेंगे तब सहायता दीजिए। किसके द्वारा, यानी कि वाइगोत्स्की के द्वारा है। इसी में सामाजिक कारकों, जैसे सामाजिक कारक क्या क्या होता है जिससे बच्चा बनता है, बिगड़ता है, परिवार है, विद्यालय है, समाज है, मित्र मंडली यानी मित्र वगैरह हैं, जो इनके हिसाब से वो चीज़ें क्या करते हैं, बनते बिगड़ते हैं। अब इसी में है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत उन्होंने कैसे इस बात को कैसे रखा, इसके बारे में हम जानेंगे और क्वेश्चन भी इनसे यहाँ से बनता है। यानी पहला पॉइंट है इसमें आत्मसात करना। आत्मसात करना क्या होता है कि आत्मसातकरण ज्ञान वह है जो बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा जाता है। यानी कि सबसे ही पता चल रहा है कि आत्मसात यानी कि सेल्फ जो भी चीज़ें वो बच्चे अपने करते हैं वो आत्मसातकरण कहलाता है। अब इसमें आता है सहारा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग क्या है, तो स्कैफोल्डिंग को अन्य नाम से जाना जाता है पॉड या ढांचा। यानी कि बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा कुछ जानने की कोशिश करता है अपने गार्जियन से, अपने शिक्षक से, या कोई उसके जो सहपाठी है उनसे जानना चाहता है, कुछ पूछता है, यानी कि किसका है, उस सहारा यानी स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आता है, पॉड के अंतर्गत आता है, ढांचा के अंतर्गत आता है। आते हैं इसमें जो अभी बताया गया कि ZPD के बारे में बताया जाएगा, जो यहाँ बताया जा रहा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र उसका पूरा नाम है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्या कहलाता है, तो ZPD, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, ZPD पे आप ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट है, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन से कार्य पूरा करके उसे उपस्थित यानी उसकी उपस्थिति में करता है तो सहारा देने या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई गार्जियन बैठा है, कोई उनके जो उनसे बड़े बच्चों उनसे कुछ चीज़ें ज़्यादा जानते हैं, अगर वो उनके समीप बैठा है और वो क्वेश्चन करता है तो यानी कि वो किसके अंतर्गत है, सहारा देना, यानी कि ZPD के अंतर्गत है। अब इनकी विशेषताएं क्या है,
जैसे इसमें पहला पॉइंट कि सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है, यानी सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को क्या देती है, दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी ज्ञान आपके हैं तो सामाजिक संदर्भ उसके अंतर्गत है कि यानी समाज पे ही निर्भर किया जाता है वो। अब देखिए इसमें आगे आते हैं लॉरेंस कोहलर यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो कि 2 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकी जर्नी रही 1927 से 1987 तक। इनका जन्म स्थान अमेरिका, यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। अब आगे देखेंगे इसमें नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक अवस्था का सिद्धांत। प्रयास यह किया जा रहा है कि आपको इस वीडियो में कम से कम से ज़्यादा जानकारी दिया जाए जिससे प्रश्न आपको लड़ सकें। अब आगे बढ़ेंगे इसमें सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत यानी 1969 यानी ईस्वी में यह नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद 2 बार संशोधन हुआ, 1981 व 1984 ईस्वी में, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास सिद्धांत के कितने बार संशोधन हुआ, तो 2 बार हुआ। कब कब हुआ, तो एक 1981 और 1984 में हुआ था। अब नोट में है कुछ कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। कहने का मतलब कि नैतिक व्यवहार जो होता है जन्मजात नहीं होता है, वातावरण से कहा जाए कि कैसे कहा जाए इस पे आपके निर्भर होता है, कि बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यानी कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवेश से जो नैतिक व्यवहार जो है सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है, यानी कोहलबर्ग के द्वारा सीखा जा सकता है, यानी उनकी बातों से। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण हैं। उसने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। अब ये कौन कौन से चरण हैं, इनके हिसाब से जो 4 चरण हैं सार्वभौमिक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी पहला पॉइंट क्या है कि पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री कन्वर्टेशनल स्टेज, यानी कि इसकी अवस्था कितने तक होती है, 4 से 10 वर्ष तक। नेक्स्ट दूसरा है इसमें परंपरागत अवस्था, यानी 10 से 13 वर्ष तक। तीसरा है इसमें उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था कितने दिन तक के हैं, तो 13 वर्ष से अधिक की बात कही जा रही है। अब इसमें नैतिक विकास का अर्थ क्या है, इसमें पॉइंट पूछा गया है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, स्कूल तथा पड़ोस में नैतिक विकास होता है। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने परिवेश को ही मुख्य माना है। तो जो सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, स्कूल, पड़ोस से नैतिक विकास क्या होता है, उनका विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनका क्या है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, यानी जो अभी पीछे बताया गया कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, यह आसपास से मिलता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है। यानी कोई बच्चा जन्म लिया, आप उस समय ये कहें कि ये बहुत ख़राब बनेगा या ऐसा बनेगा, ये डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, हमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बाद में उसका निर्धारण होता है वो क्या कर सकता है, कैसे वो करेगा, कैसे अपने जीवन में सफल होगा। ये उसके परिस्थिति, उसके परिवेश या कोहलबर्ग के द्वारा बातें की जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है, यानी जैसे जैसे वो समाज अटेंड करेगा, समाज में प्रवेश करेगा, वो उससे अच्छा बुरा आचरण उसे समाज से सीखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसमें यह 3 प्रकार के हैं। पहला है पूर्व नैतिक स्तर, जो नैतिक व्यवहार में है, तो नैतिक स्तर इनके पहला है इसमें पूर्व नैतिक स्तर, जो 4 से 10 वर्ष तक की इसकी जो जनरी है, मतलब 4 से 10 वर्ष की है। इसमें पहला है कि यानी कि बाल्यावस्था। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था। जो पूर्व नैतिक स्तर होता है उसको, उस अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी इस मतलब स्तर को कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है इस अवस्था में अपरिपक्व मतलब बच्चा होता है, और ये डरता है कि कहीं गलतियां ना हो जाए, क्योंकि गलतियां होंगी तो उससे क्या होता है, दंड से बचने के लिए वो कार्य करने का आदेश मिलता है और कार्य को अच्छे से निभाता है, क्योंकि अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो दंड मिल सकती है। और अपरिपक्व होता है और डरता है, यानी कि जब वो धीरे धीरे अपनी मजबूती प्रदान करता है समाज में रहते रहते, यानी बाल्यावस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है, तो आगे यानी इसी में मिलता है एक पॉइंट, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था क्या होती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता होता है, यानी जो अहंकार है कि हम एक काम कर सकते हैं, मेरा है या तुम्हारा नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें जो आएंगी ये उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता होने लगती है, यानी कि इन सब चीज़ों में अच्छी चीज़ें उसमें जुड़ने लगती हैं।
नैतिक व्यवहार में दूसरा पॉइंट है परंपरागत नैतिक स्तर। इसका कार्यकाल होता है 10 से 13 वर्ष। अब इसमें दो प्रकार हैं इसके, यानी प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी प्रशंसा की अवस्था क्या होती है, यानी कि जैसे कार्य करता है तो दूसरे लोगों से प्रशंसा करने के लिए, यानी इस अवस्था में बालक कोई कार्य करता है तो सोचता है मेरी प्रशंसा करे, प्रशंसा करने से वो काम को और अच्छा करने की सोचने लगता है। इस अवस्था में ऐसा होता है, यानी परंपरागत नैतिक अवस्था जो पहले से चलती आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि दूसरी ओर समाज के सदस्य जो बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगता है, समाज से स्वीकृति मिलती है। कहने का मतलब जो इस अवस्था में समाज सदस्य जो बच्चे की अब ये काम कर सकता है, इनसे अपेक्षाएं मिलने लगती है और समाज से इसे स्वीकृति मिलती है कि ये काम बहुत अच्छा लड़का है, काम अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत कि बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए परिवार, विद्यालय, पड़ोस, मित्र से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यानी कि अब देखिए, अगर बच्चों की बड़ाई करेंगे, उनकी अच्छे से बात करेंगे, उनसे अच्छे लहजे से बात करेंगे, तो समझिए क्या करेंगे, अब वो काम में उनकी बढ़ोतरी होगी। यानी कि ये कोहल वर्ग के द्वारा ये विशेषताएं हैं, ये उनकी परंपरागत नैतिक स्तर की बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चिंतन स्वरूप समाज उसके परिवेश से निर्धारित होता है। यानी जो भी कुछ चिंतन करता है वो समाज उसके परिवेश से ही क्या होता है, निर्धारित होता है। अब इसमें जो दूसरा प्रकार है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी यह महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, यानी कोहलर वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाती है। यानी कोहल वर्ग के अनुसार है कि समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बालक समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। यानी कि समाज से ही वो सोचता है कि मैं जो समाज में हो रहा है मैं उसे सीख लूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्या अच्छा बुरा ये सब चीज़ें निर्धारण करने लगता है। इसमें देखिए प्रवेश से पहले क्या, यानी कि इस अवस्था में प्रवेश से पहले हो बालक समाज को महत्व प्रशंसा करने पर मानता है। यानी कि इन सब चीज़ों से प्रवेश करने से पहले जब किसी चीज़ में आप तभी एंट्री, यानी कि जो भी स्थिति में आप उसी में प्रवेश करेंगे, जो बालक समाज को महत्व देगा, प्रशंसा करेगा, यानी जो मानता है उसी में वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अंतिम समझिए कि समय में पहुंच चुके हैं और ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा आपका जो भी हम लोग सिद्धांत पढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसमें वीडियो में बने रहे आप अंत तक और इसमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे तो समझिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके टॉपिक हैं संपूर्ण निचोड़ की तरह से आपको दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी 13 वर्ष से अधिक, 13 वर्ष से अधिक यह कार्यकाल होता है। पहला पॉइंट इसमें समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध कैसा होता है इनका ध्यान देंगे। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। यानी जब 13 वर्ष के बाद की उम्र की बात करें तो इसमें जो बच्चा करता है समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। यानी कि देखेंगे अगर इस समय किसी बच्चे को कोई गार्जियन मार देता है, फटकार देता है, दंड देता है या शिक्षक उसको दंड देता है तो उसको बहुत बुरा लगने लगता है कि भाई मेरा इतना समाज में क्या एक क्रेज है और उस चीज़ को डाउन कर दिया गया, तो वो चाहता नहीं कि बातों को की गलतियाँ करे। आगे इसमें है दूसरा सार्वभौमिक संबंध, यानी कि इसमें यूनिवर्सल क्या है कि इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है। यानी कि जब वो अपने विवेक का प्रयोग करेगा, अच्छे से कार्य करेगा तो समझिए समाज में सम्मान पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नियम अपने आप से बनाता है, वह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब इतना है कि वो समाज में समझिए कि घूम फिर रहा है, आसपास के लोगों से मिल रहा है, विद्यालय से जा रहा है, अपने मित्र से मिल रहा है, परिवार में जो लोग हैं उनसे मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों से वो जान जाता है कि क्या अच्छा बुरा, ये दूसरे को इमोशनल को समझता है। यानी कि कैसे क्या हो जाएगा तो उनको बुरा लग जाएगा, इन सब चीज़ों पे वो सोचने समझने लगता है। नेक्स्ट, अपने मन से कार्य करता है। अगर देखिए अगर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में जान गया तो जान गया कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो अपने मन से कार्य करता है। अब देखिए आप हम सभी के लिए क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार यानी किस पर बल देता है। तो पहला प्रकृति है, पोषण है, अनुकूलन है, पाठ संशोधन है। यानी कि इसमें आपका पोषण होता,
ठीक है ना। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपके पोषण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार आप, जब तक मान लीजिए कि खान पान अच्छे से अच्छे व्यवहार करेंगे, जब तक अच्छे से खान पान नहीं होगी, आप समझिए कि वातावरण जो शुद्ध होगा, अगर कहीं ना कहीं पोषण सही रहेगा तभी उस पर डिपेंड करता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। धन्यवाद आप सभी का। अंतिम तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें और इस चैनल पे आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।